ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली किए होंगे जिसके कारण इतना हाई जंप तुम लगा पाए। मैं बहाने ढूंढती थी ना पढ़ने के, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द। सो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज 10th ग्रेड में ये था कि हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मानसी विश्वकर्मा और बहुत ही यूनिक इंटरव्यू होने वाला है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है एवरेज से टॉपर में। इसका जो है क्लास 9th के अंदर में अराउंड 70% से भी कम नंबर आए थे एंड शी मैनेज टू गेट मोर देन 90% इन क्लास 10th। तो मानसी एग्जैक्टली कितने परसेंट आए थे क्लास 10th में? मेरे आए थे 91.5%, विच इज़ ग्रेट एज एन एवरेज स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है। और जो टॉपर्स होते हैं वो तो भाई बचपन से ही पढ़े जा रहे हैं, उनका एक ही है पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है, हाँ, कि हार्ड वर्क करके या जो भी चीज़ें हैं वो करके उन्होंने कैसे सक्सेस गेन की, वो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो जो बच्चे भी अभी उस बैरियर पे अटके या 60, 70, 80s एंड वो सोचते कि कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया मानसी ने जिसके कारण वो इतना अच्छा स्कोर कर पाई। सो मानसी, कैसा माहौल था, मतलब 90 के ऊपर ला के 91.5% ला के कैसे घर में सब खुश थे? एकदम मज़ा आ गया था? खुश थे। एंड इनिशियली मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी। मतलब मैंने 4 बार कैलकुलेट किया अपने मार्क्स। जैसे हमको पता है टोटल मार्क्स तो लिख के आते नहीं हैं, अलग अलग मार्क्स आते हैं, उसको कैलकुलेट किया, ऑलमोस्ट 4 बार किया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, बट देन या दैट वाज इट। एंड बहुत ही अच्छा दिन था मेरे लिए। बहुत पार्टी हुई उस दिन, बहुत कुछ खाया पिया, बहुत मज़ा किया। हाँ, सब बहुत खुश थे। आई मीन एवरीबडी वाज, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? बहुत खुश थे एंड उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। दे वर लाइक कि 80 आ जाए, 85 आ जाए, बहुत है, बट 91 वाज बहुत ज़्यादा था उनके लिए भी। सो या। और कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट हुआ कि मतलब इतने नीचे से इतना ऊपर आना, और कॉन्फिडेंस आगे के लिए कि आगे मैं इससे भी और बेटर कर सकती हूँ। हाँ, ये तो एक जो अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है वो बहुत कम था 10th के पहले। एंड मैंने बिल्कुल खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पेपर्स उतने अच्छे नहीं गए थे जितना मैंने सोचा था वो जाएंगे। बट इवन आफ्टर एवरीथिंग आई थिंक मेरा हार्ड वर्क, दैट्स व्हाट पेड ऑफ। एंड उसके बाद से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलने लगा अपनी पढ़ाई में, क्योंकि उससे पहले तो वैसे भी हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें हमको इंटरेस्ट हो ना हो, पर उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं 11th एंड 12th में। सो आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया, जिसके वजह से इवन 11th 12th में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आने लगे। दैट्स ग्रेट। तो अपना थोड़ा पास्ट के बारे में बताओ कि बचपन से कैसी थी और पढ़ाई में मन कितना लगता था, कैसा लगता था, और 10th में फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि तुमने जो भी चेंजेस किए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली किए होंगे जिसके कारण इतना हाई जंप तुम लगा पाए कुछ, तो वो रीज़न क्या था? सो बचपन से ही मुझे कभी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। एंड मैं बहाने ढूंढती थी ना पढ़ने के, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, स्कूल नहीं जाना मुझे, एंड बहुत किया मैंने ये सब। बट इवेंचुअली पढ़ना पड़ता है, कंपल्सरीली पढ़ना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स को। सो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज 10th ग्रेड में ये था कि वो एक डर नहीं बोल सकती, बट खुद से एक अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई अभी नहीं पढ़ा तो 11th 12th में अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं सब मुझसे बड़े थे, एंड मैंने उनका स्ट्रगल देखा था, क्योंकि उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस। सो वो एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। बिल्कुल, मतलब काफ़ी बच्चों में यही चीज़ रहती है ना कि पढ़ के होगा क्या, बट सैडली बोले, मतलब अनफॉर्चुनेटली बोले कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमको इस सिस्टम में रह के ही करना पड़ेगा। सपोज़ करो कि हमको कुछ अलग भी करना है
तो वी हैव टू फॉलो दिस सिस्टम एंड उसके साथ में अपने को एज अ साइड हसल बिल्ड करके अपना जो भी बड़ा करना है एम्पायर साइड में करना पड़ेगा. दिस इज़ सैड रियलिटी ऑफ कोर्स, बट इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अपने को इंडिया जैसे कंट्री में सस्टेन करना है. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एन एवरेज स्टूडेंट ब्रिंग 90% इवन 95%? अगर देखो मेरा मानना है कि ये 67-60 मतलब इस रेंज से 60s से अगर ये 90 के ऊपर ला सकते हैं तो आप में से कई लोग तो इससे बेटर पोजीशन में होंगे. तो आप तो 90 क्या 95 उससे भी ऊपर बड़े आसानी से ला सकते हो अगर आप सही एरियाज़ पे वर्क करते हो. तो मानसी आपका क्या टेक है? ऑफ कोर्स कोई भी एवरेज बच्चा ला सकता है इतना. बहुत छोटी छोटी चेंजेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में जो हम जनरली फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे सोना, खाना पीना. सही खाना खाना चाहिए, सही टाइम पे सोना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर नहीं पढ़ पा रहे हो उस टाइम पे तो छोड़ के उठ जाओ. डू समथिंग जिससे आपको मोटिवेशन मिले. जैसे बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं या गेम्स खेलते हैं या थोड़ी देर कुछ स्क्रीन पे देख लेते हैं, इससे वो रेजुविनेट हो जाते हैं. तो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो वेस्ट मत करो टाइम को, कुछ और करो एंड देन कम बैक टू इट एंड जस्ट फिनिश इट ऑफ. और एक अपने टारगेट्स बनाओ. गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यस मतलब बस ज़्यादातर बच्चे क्या अनएंडेडली करते पढ़ते हैं रहते हैं एंड दैट डज नॉट हेल्प एट ऑल. सो गोल्स रखो अपने लिए, टाइम लिमिट्स रखो अपने लिए, बट ऐसा नहीं. बस ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि बस बैठे रहते हैं टेबल चेयर में एंड वो यही सोचते हैं कि Exactly. हम पढ़ाई तो कर रहे हैं बट वो एक्चुअल में पढ़ ही नहीं रहते और मेरे को बोलते कि भैया हम पढ़ते तो हैं लेकिन नंबर नहीं आते. क्योंकि एक्चुअली तुम अपनी एफिशिएंसी के साथ में अपना सब कुछ लगा के कर ही नहीं रहे हो. यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम पढ़ाई के नाम. बुक्स को निहारने से नहीं जाएगा वो दिमाग में. यू हैव टू रीड थ्रू इट, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू मेक नोट्स. सिर्फ उसी से आपको समझ में आएगा. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. तो मैं उनको जनरली यही बोलता हूँ कि पढ़ाई के घंटे मत गिनो यार. अगर आज तुम्हारा कोई टारगेट है तो उस टारगेट को कंप्लीट करने में ध्यान दो. भले उसके लिए 5 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे, दैट डज नॉट मैटर. कि अगर आज मेरा कोई टारगेट है तो वो कंप्लीट होना चाहिए. तो तुमने कितने घंटे पढ़ी थी और किस हिसाब से पढ़ाई की थी? मैंने 6 या 7 घंटे से ज़्यादा पर डे कभी नहीं पढ़ा. उससे ज़्यादा की मेरी कैपेसिटी भी नहीं होती थी, आज भी नहीं है. आई थिंक डिवाइड करके पढ़ा है मैंने कभी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को लेके उसको पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं गई हूँ. मैंने हमेशा मिक्स एंड मैच किया है. कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद था तो मैं वो दोनों साथ में पढ़ती थी. वैसे ही हिस्ट्री पसंद था, ज्योग्राफी पसंद नहीं था तो मैं उनको साथ में पढ़ती थी. सो इसीलिए एक अच्छा सब्जेक्ट, एक बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसे करके मैंने अपना सिलेबस ख़त्म किया था ऑन टाइम. वो भी दो मैं बहुत लेट थी शुरू करने के लिए ही. यस बिल्कुल बहुत सही चीज़ है. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, वो सिर्फ अच्छे जो मज़ा आता है वही पढ़ते हैं पहले और सब बेकार को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं. और मतलब मैं अपने टाइम में भी ये सेम चीज़ करता था कि मैं कोई अगर चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो 2 चैप्टर ऐसे लेता था कि एक जो इजी चैप्टर है और एक जो टफ चैप्टर है. बड़े इजीली होता था. तो बहुत अच्छी चीज़ बताई मानसी ने. एंड हाँ, तो मानसी बुक्स कौन कौन से पढ़े थे? जनरली बच्चों का यही रहता है कि टॉपर या जिन लोग भी 90 से ऊपर लाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं यार, है ना. तुम्हारा क्या टेक है बुक में कि हमको रिफ्रेशर्स गाइड्स पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? गाइड्स थ्योरी के लिए नहीं पढ़ने चाहिए. क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करने चाहिए उसमें से, बट उसके आंसर्स कभी रेफर मत करना क्योंकि कई बार कुछ टेक्निकल एरर्स, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स चले जाते हैं एग्जाम में. सो वहाँ से क्वेश्चंस देखो और अपने टेक्स्ट बुक से उसके आंसर्स को रेफर करो. बिल्कुल एनसीईआरटी से आंसर्स दिखना है. मैं भी ये सेम चीज़ ही बोलता हूँ. एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल डेफिनेटली रीड कर सकते हो आप गाइड से. उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है सॉल्व्ड एग्जाम्पल पढ़ने से. बट थ्योरी तो बिल्कुल मत पढ़ो, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी रहती है इररिलेवेंट. और बच्चों का क्या रहता है ना, खासकर जो एवरेज बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम टफ चीज़ करेंगे तो ही हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, जो कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है. मतलब तुम्हारे सामने एनसीईआरटी की बुक है, वही बेसिक ही तुमको ढंग से नहीं आता और वो गाइड उठा के बैठे रहते हैं, तो एफर्ट्स मारने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता. तो मानसी नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है टेस्ट.
टेस्ट देना और सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई गेस कि तुमने बहुत सारे एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं अगर आपको अपनी सच्ची दास्तान बताऊँ तो फिज़िक्स मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके पढ़ा था। मेरे पास 10th में मैं बीमार थी तो मुझे फ़िज़िक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, बट मैंने फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उससे। बट प्लीज़ सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम लिखने मत जाना, थियोरी पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, दैट इज़ फ्रॉम 2018 से लेकर 2008 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे। और पेपर सॉल्व करना इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि नए क्वेश्चंस कभी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर्स यहाँ वहाँ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सॉल्व पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। और मैं सच कह रही हूँ, मेरे पेपर में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन थे जो इन सारे क्वेश्चन के बाहर से आए थे। सो सॉल्विंग पेपर्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात इवन सॉल्विंग पेपर्स में टाइम योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि अनएंडेडली आप क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करो। एक भले ही ज़्यादा रखो, नॉर्मल पेपर जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो आप 4-5 घंटे में सॉल्व करो, बट टाइम योरसेल्फ स्टार्ट से ही, नहीं तो आपका बोर्ड में पेपर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस भी होता है जब आप पेपर लिख रहे होते हो, स्पेशली बोर्ड्स के। तो टाइम योरसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा मेरी तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। यस। तो मानसी, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप थोड़े थोड़े टिप्स बता दो कि सब्जेक्ट वाइज बच्चे कैसे चलें साइंस, मैथ्स, एसएसटी एंड लैंग्वेज में, तो ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए बेसिक। ओके, सो साइंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। यूट्यूब वीडियोस देखो, बाहर से कुछ पढ़ो, नेट से कुछ डाउनलोड करके पढ़ो, ऐसे कुछ भी पढ़ना है पढ़ो, बट कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा। सबसे बड़ी बात साइंस में ये है। मैथ्स में तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स को कभी मत छोड़ो, कुछ ना कुछ करते रहो। एंड भले ही अपने फेवरेट टॉपिक्स को करो, बट करते रहो, क्योंकि मैथ्स अगर इफ़ यू जस्ट लूज द टच ऑफ मैथ्स, फिर बाद में उसको वापस स्टार्ट करने को बहुत डिफिकल्टी होती है। सो जस्ट कंटिन्यू डूइंग मैथ्स समथिंग और द अदर। देन इज एसएसटी बोलते हैं सिर्फ रटना पड़ता है, बट आई वुड से एक बहुत अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइमलाइन बनाइए। जैसे हिस्ट्री में याद रखना बहुत मुश्किल होता है ईयर्स वाइज, सो जैसे मैंने माइंड मैप कहा था, हिस्ट्री में टाइम लाइन्स बनाई हैं, उसके नीचे छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखिए। ऐसे आपको एग्ज़ाम डे पे भी रिविजन करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। सो एसएसटी के लिए नोट्स बनाइए और टाइम लाइन्स बनाइए। सो चिट्स वगैरह बनाइए, अच्छे से बनाइए उनको, ताकि आपको पढ़ने का मन करे उनको। एंड लास्ट इज लैंग्वेज तो नॉवल के जैसे पढ़ते रहिए पहले से ही। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क कीजिए, जैसे पोम्स वगैरह में भी मीनिंग ना समझे तो नेट से भी अच्छे साइट्स पे जाइए, जैसे लिट चार्ट्स, इंग्लिशिस्ट। सो ये सारे अच्छे साइट्स पे जाइए और वहाँ से सीखिए। सो यही होंगे मेरे टिप्स इन मेन बड़े सब्जेक्ट्स के लिए। लैंग्वेज में तो मेजरली अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है और आपको स्टोरी समझ में आ गई बेसिकली, तो आप इजीली कर लोगे। हाँ। तो लैंग्वेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। और जिनको लैंग्वेज में ही कमांड नहीं है, तो भाई मैं उनको सिंपल बोलता हूँ, यार कोई इंग्लिश की सीरीज़ देखना शुरू कर दो, जिससे एंटरटेनमेंट भी हो जाए और तुम्हारी इंग्लिश भी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाए। तो फाइनल टिप्स एंड कंक्लूजन क्या देना चाहोगी बच्चों को, और एक जो तुम्हारे जूनियर्स देख रहे हैं उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगी? तो सबसे बड़ी बात तो डिफ़िकल्ट मैं नहीं बोलूँगी ये है, बट इट इज़ नॉट इवन ईजी। आपको मेहनत करनी होगी, अपना फुल हार्डवर्क डालना पड़ेगा, अपना 100% डालोगे तभी आपको वैसा आउटपुट मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, जस्ट कीप रीडिंग, कीप मेकिंग नोट्स, टाइम मैनेज कीजिए अपना। और सबसे बड़ा भी नहीं, सबसे छोटा हैक मैं आपको बताऊंगी। कोई ऐसी चीज़ करिए पढ़ते वक्त जो आपको पसंद हो। जैसे मुझे वेफर्स खाना बहुत पसंद है, तो खाते वक्त मुझे मेरी मॉम हमेशा वेफर्स देती थी ताकि मैं खुशी खुशी पढूं।
सो अपनी लिए कुछ आइडेंटिफाई कीजिए ऐसा छोटा सा जो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। और मैथ्स करते वक्त मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनती थी जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे मैथ्स करने के लिए। और सो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए अपने लिए जो आपको हेल्प करती है। बट ऑफ कोर्स ऐसे गाने मत सुनते रहिए क्योंकि लिरिक्स की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, बी ऑफ सोशल मीडिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी 10th में कि मैं ऑफ सोशल मीडिया नहीं थी। कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह से थोड़े दिन के लिए हट जाइए जब आपका पीक टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें अगर आपको ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। एंड ब्रेक्स लीजिए छोटे छोटे पढ़ते वक्त, गो फॉर अ वॉक, प्ले समथिंग, ऐसी चीज़ें करते रहिए जो आपको मोटिवेट करे। जैसे मैं टेबल टेनिस खेलती थी तो मैंने एक भी दिन टेबल टेनिस मिस नहीं किया। मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर है, पेट दर्द है, मैं टीटी मिस नहीं करती थी। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं टीटी जाऊँ इवन ड्यूरिंग बोर्ड्स, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और मुझे अलग सी एनर्जी, अलग सी ताजगी मिलती थी खेलने से। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। एंड तुम सब लोग बहुत अच्छे से करोगे। आई एम वेरी श्योर यू हैव योर कुशल भैया एंड या ऑल द वेरी बेस्ट। तो यही है बेसिकली, किसी को भी कॉपी मत करो कि दीदी ने बोल दिया तो कि मैं गाने सुनती थी तो हम भी गाने सुनने लगे। मतलब बेसिकली बात इतनी सी कि खुद के स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या करके ये होगा कि मैं अपना कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। yes. तो वो करो जिससे तुम्हारी पढ़ाई अल्टीमेटली बढ़िया हो। एंड दीदी ने इतना सब कुछ बता दिया तो फिर से एक बार सारे ही बच्चों के तरफ से एंड मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए एंड बच्चों को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड आई मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी बच्चों को इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। मतलब एक होता है ना कि सामने कोई एग्जाम्पल दिखता है ना, तब बच्चों को ये लगता है कि हम भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो थैंक यू, मतलब काफ़ी बच्चों को इससे हेल्प मिलने वाली है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। एंड देखते रहिए आपके कुशल भैया को एंड डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी कुशल सर एंड गुड बाय।